रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने मंगलवार को सेनाओं में भर्ती की नीति में अहम सुधार की घोषणा करते हुए अग्निपथ स्कीम लागू करने की जानकारी दी। उसके बाद देश भर में बवाल हो गया। देश के कई हिस्सों में लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कहीं ट्रेनों में आग लगाई तो कहीं वाहनों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही सड़कों पर टायर जलाए गए और रेलवे पटरियों पर जाम लगाया गया। इस तरह से इस नीति के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये स्कीम आखिर क्या है और ये किस तरह से काम करेगी, इसको लेकर युवाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सिर्फ एक ही वीडियो में पूरी अग्निपथ स्कीम को समझाऊंगा, वो भी सरल भाषा में, कि आखिर अग्निपथ स्कीम सरकार के लिए अग्निपथ कैसे बन गई। इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। अग्निपथ स्कीम, इस नई स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती तुरंत प्रभाव से लागू होगी और इसके तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट ने मंजूरी दी। अहम बात यह है कि भर्ती होने वाले सैनिकों की ड्यूटी सिर्फ 4 साल तक ही होगी। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया वही रहेगी जो वर्तमान सेना में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। यह सेना में बदलाव का एक अनूठा प्रयोग है जो सेना को युवा करने और देश के युवा को 4 साल सेना में देश की रक्षा करने का मौका देता है। क्योंकि फिलहाल हमारी सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, जो इस स्कीम के तहत घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि भारत के समकक्ष देशों के सेनाओं की औसत उम्र भारत से कम है, यानी भारत से युवा है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कीम के तहत कौन सेना में भर्ती हो सकता है और इन 4 सालों में उन्हें क्या मिलेगा। 17.5 से 23 साल का कोई भी युवा इस स्कीम के तहत सेना के लिए पात्र होगा। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन भारी विरोध के बाद सरकार ने इसे 21 से 23 साल कर दिया। और 10वीं या 12वीं पास हो, यदि सिर्फ 10वीं ही पास है और सेवा में रहते हुए 12वीं करना चाहता है तो वो कर पाएगा। यह प्रणाली सिर्फ अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मियों के लिए है। अन्य भर्तियां वैसे ही होंगी जो होती आई हैं। इस योजना के तहत चुने जाने के बाद अभ्यर्थी को 6 माह का सेना का प्रशिक्षण दिया जाएगा और अगले 3.5 साल के लिए सेना में विधिवत रूप से तैनात किया जाएगा। इस योजना के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी और आवेदन शुरू हो जाएंगे। भर्ती कब होगी और क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब जानकारी तीनों सेनाओं की आधिकारिक वेबसाइट्स पर डाल दी जाएगी। अब अगर बात करें वेतन की, तो पहले साल हर महीने 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन हर महीने ये सारे रुपए वेतन के रूप में हाथ में नहीं आएंगे, जबकि हर महीने सैलरी का 30% हिस्सा एक ऐसे फंड में जमा होगा जो रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। यानी 4 साल सैलरी का 30% हिस्सा एक महीने फंड में जमा होगा और इसके साथ साथ सरकार भी उतने ही अनुपात में रुपए उसी फंड में जमा करेगी। इस तरह जब सैनिक 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होगा तो उसके फंड में अपनी सैलरी के जमा हुए हिस्से की 2 गुनी राशि प्राप्त होगी। यह राशि 4 साल बाद ब्याज सहित 11,71,000 रुपये होगी। सरकार ने कहा है कि इस राशि के बल पर रिटायर हुआ जवान भावी जीवन के लिए अपना नया व्यवसाय स्थापित कर सकता है या कोई भी काम कर सकता है। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि चौथे साल सभी सैनिकों को रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनमें से 25% सैनिकों को स्थायी रूप से सेना में रखा जाएगा, बशर्ते उस वक्त सेना की भर्ती निकली हुई हो। बाकी जो सैनिक रिटायर होंगे उन्हें अन्य अर्धसैनिक बल, CRPF या पुलिस जैसी भर्तियों में वरीयता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत इन सैनिकों का बीमा भी होगा। सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख रुपए का बीमा है। वहीं अपंगता की स्थिति में भी बीमा है। यह उस पर निर्भर करेगा कि शरीर कितने प्रतिशत अपंग हुआ है। बीमा राशि भी उसी आधार पर मिलेगी। यदि सैनिक की 4 साल की अवधि से पहले ही दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो अगले 4 सालों का वेतन भी परिवार को मिलेगा, साथ ही बीमा राशि तो मिलेगी ही। अब कुछ दिनों में करीब 48,000 पदों पर इस प्रणाली के तहत भर्तियां होना शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष की ओर से इस योजना का जमकर विरोध किया जा रहा है। न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि रिटायर्ड अधिकारी भी इस योजना की आलोचना कर रहे हैं।
बीबीसी के मुताबिक इस स्कीम की मुख्य रूप से 3 आलोचनाएं सामने आ रही हैं। पहली यह कि जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा नौकरी की अवधि पूरी होने पर वापस लौटेंगे तब कानूनी व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन यह आलोचना सही मालूम होती है, क्योंकि कोई भी सैनिक जब 60 साल की सेवा के बाद बाहर निकलेगा तो उसमें सैनिक होने का गुण मौजूद होगा, उसमें अनुशासन और उत्तरदायित्व होगा। क्या अन्य देशों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब सैनिक लौटकर नागरिक समाज में शामिल हुआ हो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुसीबत बना? बाकी सेना हथियार देकर घर पर नहीं भेजेगी। दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना की वजह से भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जो शत्रु देश की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे। अभी तक प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों को युद्ध के मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकता है और उनकी भूमिका किसी अन्य सैनिक से अलग नहीं होगी। इस आलोचना में दम है, क्योंकि क्या 6 माह में एक सैनिक तैयार हो सकता है जो दुश्मन देशों से लोहा ले ले? फिर भी सेना की आंतरिक संरचना क्या होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस योजना के कारण सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी रेजिमेंटल संरचना बाधित हो सकती है, क्योंकि फिलहाल भारतीय सेना में रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग जाति संप्रदायों से ताल्लुक रखती है। वहीं सरकार इस स्कीम के पक्ष में अपना मत दे रही है। राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को सेना का आधुनिकीकरण, काया पलट कर देने वाला कदम बताया है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कई राज्य सरकारों जैसे मध्य प्रदेश और यूपी ने सैनिकों को अन्य भर्तियों में वरीयता देने की बात कही है। इस तरह की प्रणालियों को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। इसमें एक तय अवधि के लिए लोगों को सेना में शामिल किया जाता है। वैसे यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। दुनिया के 30 से अधिक देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का नियम किसी न किसी रूप में लागू है। ये कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। वहीं कम से कम 10 देश ऐसे हैं जहां पुरुष और स्त्री दोनों को सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है। इन देशों में चीन है, इजराइल, यूक्रेन, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो छोटे से देश इजराइल की बात जरूर आती है। इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। पुरुष इजरायली रक्षा बल में 3 साल और महिला करीब 2 साल तक सेवा देती है। कुछ सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत अतिरिक्त महीने की सेवा भी करनी पड़ती है। यह देश विदेश में रह रहे इजराइल के सभी नागरिकों पर लागू होता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन में तकनीकी तौर पर नागरिकों को मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है, लेकिन देश में अनिवार्य सैन्य सेवा 1949 के बाद से ही लागू नहीं की गई है, क्योंकि आर्मी को लगता है कि लोग स्वेच्छा से आ ही जाते हैं। जबकि यही स्थिति भारत में है, जहां सेना में स्वेच्छा से लोग भर्ती हो जाते हैं। अनिवार्य करने की स्थिति पैदा अभी नहीं हुई है। तो भारत सरकार भी इस तरह का प्रयोग कर रही है। हालांकि यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। जिसे इंजीनियर, डॉक्टर और अध्यापक बनना है वो बने। यह उन्हीं के लिए है जो सेना का सपना देखते हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इस तरह का नवाचार भारत जैसे जटिलताओं से भरे देश में सफलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च करते ही अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई है। इस स्कीम को गलत या सही ठहराने से पहले अन्य देशों में हुए इस तरह के प्रयोगों से सबक लिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार इस कदम को सेना के आधुनिकीकरण के रूप में देख रही है। अहम सवाल यह भी है क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च करते वक्त तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। ऐसे में सेना के पास सुरक्षा से जुड़ी सूक्ष्म इनपुट्स हों जिसके तहत ये कदम उठाया जा रहा है। बाकी इस तरह की स्कीम पर अपनी अंतिम राय बनाने से पहले सभी पक्षों को एक बार जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप सपोर्ट करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।